Question number one. There is a loop having some resistance और उससे किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से बाहर खींचा जा रहा है। दैट मीन्स आपके पास सीन ऐसा है कि यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड है और एक ऐसे ट्रायंगुलर लूप है और इस लूप को आप इस तरीके से इसे बाहर ड्रैग कर रहे हैं लाइक दिस। ठीक है, तो उस केस में अपने को बताना है कि इसका जो इंड्यूस्ड करंट का ग्राफ है वो कैसा बनेगा टाइम के साथ। ऑलराइट, किसी मोमेंट पर हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका खत्म हो रहा है, तो हम इसका फ्लक्स लिख लेते हैं और फिर उस फ्लक्स का जो डिफरेंशिएशन विद टाइम हो जाएगा वो ईएमएफ हो जाएगा और जो आपका करंट हो जाएगा वो ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो भी जब हम फ्लक्स लिखेंगे ना तो फ्लक्स में देखिए ये वाला पोर्शन फील्ड के अंदर है, ये वाला, तो इसका हम एरिया लिख लेते हैं। इस टाइम कुछ भी इस हाइट को मैं वाई बोल देता हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 30-30 डिग्री के एंगल्स हो जाएंगे, तो इसका फ्लक्स आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। एक ट्राइंगल के लिए एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बी इंटू हाफ। बेस कितना आएगा, देखिए अगर आप इसको वाई मान चुके हैं इस डिस्टेंस को और ये एंगल 30 डिग्री है तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये जो वाई बना है ये 30 बना है, तो सामने वाली जो साइड है वाई बाय रूट थ्री आ जाएगी। उसका बेस हो जाएगा 2 टाइम्स वाई बाय रूट थ्री, डबल हो जाएगा ना, उतना उधर भी है। इसका जो हाइट है वो हमने वाई माना हुआ। दैट मीन्स इट्स फ्लक्स इज बी बाय रूट थ्री वाई का स्क्वायर। ईएमएफ के लिए इसे डिफरेंशिएट करा जाता है। इसकी डिफरेंशिएशन आप करोगे तो बी और रूट थ्री कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये आ जाएगा 2y dy बाई dt। ऑलराइट, नाउ dy by dt इज व्हाट। जब आप इस कॉइल को बाहर खींच रहे हैं तो जो इसकी वेलोसिटी है वही dy by dt का रेट ऑफ चेंज है। जिस रेट पर dy by dt बदलेगा, वर्टिकल डायरेक्शन का जो कोऑर्डिनेट हमने चूज करा है उसका रेट ऑफ चेंज ही वर्टिकल वेलोसिटी है, जो कि हमें v दी हुई है। दैट मीन्स ये जो चीज है दिस इज v। ईएमएफ बन गया 2bv बाय रूट थ्री टाइम्स y। यहाँ पर ईएमएफ का y के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश हो चुका है। इसे करंट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ई बाई आर कर देंगे, तो जो करंट का रिलेशन है वो हो जाएगा सिमिलरली 2bv वाई अपॉन रूट थ्री आर। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो करंट है और जो y है वो डायरेक्ट रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि हम I का टाइम के साथ रिलेशन बनाएं। तो आप इस सिचुएशन को देखिए, ये जो आपका y है ना, इट इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इस y को डिक्रीज करने के लिए इस वेलोसिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ये स्ट्रक्चर बाहर ड्रैग होता जाएगा और इस y की वैल्यू लगातार घटती जाएगी। तो if y is decreasing at a constant rate and I is directly proportional to y, मतलब I भी क्या होगा, decreasing at a constant rate, बिकॉज दोनों का अल्टीमेटली प्रोपोर्शनलिटी तो लीनियर है ना, तो दोनों सेम ही तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते। पहली बात आई डिक्रीजिंग बनना चाहिए, मतलब ये तो नहीं हो सकता।
दूसरा कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज होना चाहिए, मतलब उसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब है जो बी ऑप्शन है वो हमें दे रही है घटता हुआ करंट कांस्टेंट रेट पे, मतलब कांस्टेंट स्लोप के साथ। ऑलराइट, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। A circular copper ring of radius r translates in its plane with a constant velocity v. Uniform magnetic field exists in space and direction perpendicular to the ring. तो हम एक रिंग बना लेते हैं और ये अपने ही प्लेन में ट्रांसलेट कर रही है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो इन द सेम प्लेन है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर है एवरीवेयर, और ये कॉइल्स में ट्रांसलेट कर रही है। Consider different pairs of diametrically opposite points on the ring, between which pair of points is the EMF maximum, minimum, and what is the value of this EMF? डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट्स हम ले लेते हैं, तो जो स्पेशल वाले पॉइंट्स हम ये ले लेते हैं एक बार, उसके बाद हम इन दो पॉइंट्स को उठा लेंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले हम इस ए बी की बात करते हैं। तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे आप रिंग का कोई एक पोर्शन उठा लेते हैं और ये आपके पास लेट्स से ए और पी है, तो एक रैंडम शिफ्ट कंडक्टर में हम ये जानते हैं कि आप इन पॉइंट्स को सीधा ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आप इरेज कर सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ए बी को जब ज्वाइन करा गया तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में आ गई, तो जो आपका लेंथ और वेलोसिटी है वो पैरेलल हो गए, और जब ये पैरेलल हो जाते हैं तो ईएमएफ की वैल्यू जीरो आ जाती है, मतलब कि पैरेलल टू द वेलोसिटी जो डायमेट्रिकल एंड्स हैं वहां पर आपको ईएमएफ जीरो मिलेगा। ऐसी अगर हम इन सी और डी पॉइंट्स को सॉल्व करते तो सिचुएशन ऐसी बनती कि ये सी हो गया, ये डी हो गया, किसी भी एक साइड से रैंडमली शेप्ड एक कंडक्टर हुआ, तो सी डी को सीधा ज्वाइन करके हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे लेंथ बोल के। इस चीज को करने की जरूरत नहीं होती। नाउ व्हाट हैपेंस इज ये लेंथ हो गया यार, दिस इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, और आप इस वेलोसिटी से जा रहे हैं, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, एवरीथिंग इज इन द बेस्ट स्टेट, मतलब V एंड B एंड L तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ईएमएफ का आंसर सीधा बन जाएगा BLV, विच मेक्स इट B इंटू 2R इंटू V। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं। इनके अलावा कोई भी पॉइंट अगर आप चूज करते हैं, लेट से आप इन दो पॉइंट्स की बात करते हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट, तो उसमें क्या होता है ना, जब आप इसका कनेक्शन करेंगे तो ये लेंथ बनेगी और ये वेलोसिटी बनेगी, तो वैल्यू मैक्सिमम नहीं आएगी, बिकॉज आपको किसी एक चीज का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि सब चीजें परपेंडिकुलर तो नहीं होंगी। और जब आप कंपोनेंट लेंगे तो वैल्यू डेफिनेटली मैक्सिमम से तो कम ही आ रही है, बिकॉज उसका एक पोर्शन आप यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। करंट कैरिंग वायर है, उसके सामने एक रॉड है जो कि ट्रांसलेट कर रही है किसी वेलोसिटी v से, आपको इसका ईएमएफ बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यू का मिल रहा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ आगे बढ़ते 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 ये मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम हो रहा होता। दैट मीन्स इस सारी रॉड पर हम सीधा E इज इक्वल टू BLV तो नहीं लगा सकते, नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वेरिएबल है। ऑलराइट, तो वहां से हमें पता चलता है कि यार ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनेगा। तो व्हाट वी डिड इज, हम यहाँ से किसी x डिस्टेंस पर जाते हैं, वहां पर एक छोटा सा एलिमेंट उठाते हैं dx, और वो जो एलिमेंट है वो आपका v वेलोसिटी से चल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सम मैग्नेटिक फील्ड B। तो यहाँ पर एक वेरी स्मॉल सेल
मतलब स्मॉल ईएमएफ आपको मिलेगा। तो आज आपने एलिमेंट स्मॉल उठाया तो उसकी कैलकुलेशन से जो सेल ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो स्मॉल है। उसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे? बी एल वी। वहां जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रेट वायर की वजह से, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। ये एलिमेंट की लेंथ हो गई और ये उसकी वेलोसिटी होगी जिससे वो चल रहा था। दिस इज योर डी ई। नाउ यू विल इंटीग्रेट दिस थिंग और आपको पूरा ईएमएफ मिल जाएगा। इसके इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई। तो ये डी एक्स ओवर एक्स का बचेगा। ये जाएगा एल एन एक्स। उसमें जो लिमिट्स हो जाएंगी वो नियर एंड से लेकर फार्दर एंड तक जानी चाहिए। तो जो इनर एंड है वो ए पर है और जो आउटर एंड है वो ए प्लस एल पर है। तो आपकी इंटीग्रेशन स्टार्ट होगी ए से और खत्म हो जाएगी ए प्लस एल पर। तो आप लिमिट्स पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई एल एन ऑफ ए प्लस एल ओवर ए। ये आपका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4। रेक्टेंगुलर लूप, डायमेंशंस गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर खींच रहे हैं उससे विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एट अ सर्टेन इंस्टेंट शोन इन द फिगर क्यू आर जो है वो आउट ऑफ द फील्ड है एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर दिया हुआ है। मतलब कि जो वायर है इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी है। तो आपको बताना है व्हाट इज वीपी माइनस वीएस। इस क्वेश्चन में जो बहुत ज्यादा खास बात वो ये है कि जो देखिए ईएमएफ है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम चीज नहीं होते। ऑलराइट है। अगर किसी वायर में कुछ रेजिस्टेंस था और उसमें करंट चल रहा था तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई माइनस आई आर करके आएगा हमारे पास। ऑलराइट, मतलब ईएमएफ इज द नेट जो हमारे पास अवेलेबल था, उसमें से कुछ कट जाता है रेजिस्टेंस की वजह से, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। फर्स्ट व्हाट वी डू इज कि हम ईएमएफ पता कर लेंगे, उसके बाद हम करंट पता कर लेंगे और फिर ये स्ट्रक्चर लगाते हुए हम आंसर निकाल देंगे। ईएमएफ की बात करें तो यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ तो फील्ड ही नहीं है। यहाँ भी नहीं बनेगा, ये लेंथ जो है ये पैरेलल टू वेलोसिटी है ना। दैट मीन्स जो ईएमएफ बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इनर एसपी वायर है उसमें बन रहा है। तो ये बार आगे जा रही है किसी वेलोसिटी से, लेंथ इसका एल दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है, तो यहाँ जो ईएमएफ बनेगा दैट इज बी एल वी। 0.5 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू वेलोसिटी विच इज 2। 0.01 वोल्ट्स आ गया, ये 1/100 बन जाएगा। 0.1 वोल्ट्स हो गया जी। ओके, तो दिस इज 1/10 वोल्ट्स। तो हमारी जो लूप है उसमें यहाँ एक सेल डेवलप हो चुका है जिसका ईएमएफ हमें पता है। तो क्या होगा, अब इसमें यहाँ पर एक करंट चलने लगेगा, उस करंट की वैल्यू हो जाएगी ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट है टोटल ईएमएफ 1/10 और टोटल रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 1 है और टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हो गया और ये 120 सेंटीमीटर हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 120 सेंटीमीटर के हिसाब से। 1.2 ओम। पर मीटर इट वाज 1 ओम, वी हैव 1.2 मीटर्स, तो 1.2 ओम हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमने 1.2 लिख दिया, तो जो करंट की वैल्यू बन चुकी है दैट इज 1/12 एम्पीयर। नाउ पी एंड एस में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, पी पॉइंट एंड एस पॉइंट। तो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट एस है, और एक करंट ऐसे चल रहा है। तो आप इसमें किरचॉफ की लूप जैसे हम लगाते हैं तो वैसे आप पॉइंट्स को क्रॉस करते जाइए और पोटेंशियल लिखते जाइए। तो ये हम वीपी से चलते हैं, वीपी प्लस ईएमएफ माइनस वहां का आईआर इज इक्वल टू वी एस। सिंपली यू कैन से कि वीपी माइनस वी एस जो बनेगा माइनस ऑफ ई माइनस आईआर हो जाएगा। दिस इज माइनस ऑफ 1/10 माइनस करंट की वैल्यू 1/12 इंटू जो रेजिस्टेंस लिया जाएगा वो सिर्फ इतने सेक्शन का लेंगे बिकॉज हम सिर्फ पी से एस जा रहे हैं। वो करंट तो सेम चलता सारी वायर में, लेकिन यहाँ के लिए जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ का लिया जाएगा। तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस था वो कितना था, दीज आर 10 सेंटीमीटर्स। तो ये 0.1 ओम बनेगा। तो यहाँ की लेंथ कितनी है, 0.1 मीटर। ठीक है, तो 0.1 मीटर में 0.1 ओम्स होंगे बिकॉज एवरी मीटर हैज 1 ओम। तो जी आर का वैल्यू लिख दिया गया 1/10। इसे सॉल्व करिए। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाए। क्वेश्चन नंबर 5, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, रॉड की लेंथ गिवन है, और is placed along y-axis, moved along x-axis। रॉड का प्लेसमेंट जो है वो y-axis पे है, उसका जो मूवमेंट है वो x-axis पे है। कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ है आपको 1 मीटर पर सेकेंड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड के पास तीनों कंपोनेंट्स हैं आई जे के। जो आई वाला कंपोनेंट है वो भी ईएमएफ नहीं बनाएगा बिकॉज वी और बी पैरेलल हो जाएंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड का वाई कंपोनेंट है वो भी नहीं बनाएगा बिकॉज रॉड की लेंथ और फील्ड पैरेलल हो जाएंगे। दैट मीन्स ओवरऑल अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट हम यूज करने वाले हैं तो दैट इज ओनली उसका जेड कंपोनेंट विच इज 5। अब एक प्रॉपर सेटअप बनता है जिसमें लेंथ और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो सारी चीजें हैं ये परपेंडिकुलर आ चुकी हैं, तो ईएमएफ का आंसर हो जाएगा बी एल वी। पी जो हम यूज करेंगे दैट इज 5, लेंथ इज 5, वेलोसिटी इज 1, तो जो आंसर है वो हो जाएगा 25 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ वायर पीक्यू, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, उसको स्लाइड करवा दिया है इन रेल्स के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से। हमें करंट बताना है 10 ओम रेजिस्टर में व्हेन द स्विच इज थ्रोन टू द मिडल रेल एंड द बॉटम रेल। एक केस बनेगा कि ये एक रेल है, ये दूसरी रेल है, यहाँ रेजिस्टेंस है और ये ऐसे करके कनेक्शन है, और अभी आपने मिडल रेल में थ्रो करा हुआ है तो ये 2 सेंटीमीटर वाला जो है सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। अभी ये तो सीन से बाहर होगा ना, वो तो सर्किट में है ही नहीं अभी। इसके ऊपर ऐसे करके रेल जो है वो चल रही है। तो यहाँ का जो सर्किट बनेगा उसमें इस रेल का सिर्फ इतना वायर का हम इतना पोर्शन यूज करेंगे, जो यहाँ ईएमएफ बनेगा वही
क्लोज्ड सर्किट में पार्टिसिपेट करेगा। देखिए वैसे तो इस रॉड में ईएमएफ तो बनेगा सब जगह, लेकिन जो क्लोज्ड सर्किट है वो तो सिर्फ इतने हिस्से में बनेगा। 2 सेंटीमीटर के हिसाब से दैट मीन्स यहाँ का ईएमएफ जो निकल के आएगा वो बनेगा पी एल वी, और उसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1 इंटू लेंथ आप लेंगे 2 सेंटीमीटर, वेलोसिटी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, करंट की वैल्यू आ जाएगी ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, दैट मीन्स इतना, यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर -4। तो कह सकते हैं 0.1 इंटू 10 की -3, 0.1 मिली एम्पेयर। सिमिलरली सेकंड केस रिपीट करा जाएगा। उसमें क्या हो जाए कि आउटर रेल के साथ आप जुड़ गए हो, तो ये रेजिस्टेंस तो 10 ही रहेगा, लेकिन आपकी जो वायर है उसकी पूरी लेंथ हम यूज करने लगेंगे बिकॉज ऑफ सॉल्विंग यहाँ से यहाँ हो रही है। अब मिडल वाला बंदा सीन में नहीं है, तो ये 4 सेंटीमीटर की लेंथ से हम ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ एक सेल बनता और कुछ करंट इसमें चलने लग जाता है, जिसकी वैल्यू आ जाएगी ई बाई आर। अब जो ई आ जाएगा दैट इज बी इंटू एल इंटू वी ओवर रेजिस्टेंस विच इज स्टिल 10। तो ये सिमिलर तरीके से 0.2 मिली एम्पियर बन जाएगा। Question number 7. Wire sliding has shown the angle between the acceleration and velocity of the wire. बताना है। Alright. तो ये velocity, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो V क्रॉस B के हिसाब से इसमें एक ऐसा ईएमएफ जनरेट हो जाता है। उस ईएमएफ के आने की वजह से यहाँ पर एक करंट की सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस सेंस में वो करंट जब रॉड के थ्रू निकलेगा तो कैसे चलेगा जी। नाउ इट हैज बिकम व्हाट, ये एक रॉड बन गई है जिसमें कुछ करंट चल रहा है ऑलरेडी। तो जब करंट चले और मैग्नेटिक फील्ड नीचे हो तो एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर। तो आई क्रॉस बी के हिसाब से जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस तरफ आनी चाहिए, राइट। फिर जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ आपका एक्सेलरेशन है। आपको पूछा गया है एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, तो देखिए ये रहा एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है। इसके बीच में एंगल बताना है अपने को। इसके बीच में एंगल क्या बन जाएगा हम देख लेते हैं। इधर आप v दिखा सकते हैं, ये ऐसे करके हो गया, और जो एक्सेलरेशन है वो उस लाइन के ये 90 पे जा रहा है, करेक्ट। फर्दर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, मतलब ये फिर से थीटा हो गया। ठीक है, ये थीटा हो गया और ये सारा 90 है ही। ठीक है, तो 90 में ये थीटा ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 90 प्लस थीटा, पाई/2 प्लस थीटा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है जो कि k डायरेक्शन में है, वेरिएबल टाइप का है, डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट। A square loop of edge length d is placed with its edge along x and y axis. There is a square loop, ये x axis होगा, y axis होगा।
Now the loop is moved with a constant velocity in x direction. तो इस तरफ एक velocity v नॉट दे दी गई. EMF बताना है इसमें. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो k कैप में है बाहर को आता हुआ. तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज आउट ऑफ द पेज. और जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता है ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है. दैट मीन्स यहाँ पर अगर आपको एक्स जीरो पर इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा बी नॉट. अगर एक्स इज इक्वल टू डी पर आप इसकी वैल्यू निकालते तो आपको बी मिलता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. बी नॉट वन प्लस डी ओवर ए. ठीक है जी. तो यहाँ ईएमएफ नहीं बनेगा, यहाँ ईएमएफ नहीं बनेगा बिकॉज ये जो रॉड की ये साइड्स हैं जो वो वेलोसिटी के पैरेलल है. ईएमएफ बनने वाला है ये जो वर्टिकल वाली जो लाइंस है. ऑलराइट. तो आपकी वेलोसिटी जो है टुवर्ड्स राइट साइड है. मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है. तो वी क्रॉस बी के अकॉर्डिंग ऐसा एक ईएमएफ यहाँ बनेगा और ऐसा एक ईएमएफ यहाँ बनेगा. और ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी बी एल वी. तो यहाँ का फील्ड है बी नॉट एल वी. और यहाँ का जो फील्ड है वो कुछ और है. बी नॉट वन प्लस डी ओवर ए एल वी. ऑलराइट. ये जो दोनों सेल्स हैं उसमें से ये सेल जो है वो डोमिनेटिंग है ना, ये लार्जर वैल्यू का है. तो जो आपका ई नेट आ जाएगा उस रॉड में वो हो जाएगा ई डैश माइनस ई. अगर माइनस करिए तो आपको आंसर मिलेगा बी नॉट डी एल वी अपॉन ए. और जो रॉड का लेंथ है वो अगेन डी ही है. तो यू कैन सी इट बिकम्स बी नॉट डी स्क्वायर वी अपॉन ऑप्शन ए. यहाँ पर एक साइड नोट ये है कि ना ऐसा इंप्रेशन आता है कि यहाँ कुछ इंटीग्रेशन वगैरह की जरूरत पड़ेगी बिकॉज जब हम मैग्नेटिक फील्ड्स को देखते हैं वेरिएबल टाइप के होते हैं तो ऐसा इंप्रेशन होता है कि भाई इंटीग्रेशन लगेगी. भाई नहीं लगेगी. ठीक है. क्या हुआ जब आप इस किनारे को सॉल्व करोगे इस रॉड को तो इस सारी रॉड के लिए पर्सनली तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ही हो गया ना. मैग्नेटिक फील्ड एक्स के साथ बदल रहा है तो इस सारी साइड का एक्स तो सेम ही है. एक्स जीरो. मतलब इसको फील्ड कांस्टेंट मिला हुआ है. हाँ आगे आप दूसरे एज के पास जाते हैं तो वहां जाते जाते फील्ड बदल गया लेकिन उस सारी साइड के लिए फिर से कांस्टेंट है. ऑलराइट. तो जब ये दोनों किनारों को सॉल्व करा गया है पर्सनली दे हैव कांस्टेंट फील्ड्स एट देयर लोकेशन. इस वजह से इंटीग्रेशन नहीं सीधा फॉर्मूलाज लगाइए और माइनस कर. क्वेश्चन नंबर 9. देखिए ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड है. उस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप एंटर करती है. तो जब ये लूप एंटर करना स्टार्ट करेगी तो इसके फ्रंट एंड में ईएमएफ बनेगा क्योंकि फ्रंट एंड फील्ड में लाइक फर्दर मूव कर रहा होगा. जब ये कॉइल प्रॉपरली इनसाइड होगी तो ईएमएफ नहीं बनेगा बिकॉज आप फील्ड में एंटर कर ही चुके हो और फ्लक्स तो बदल नहीं रहा. मैक्सिमम हो ही चुका है ना. फिर उसके बाद अगर आप इस फील्ड से अगेन एग्जिट करते हैं तो फिर से ईएमएफ बनेगा. तो वेलोसिटी इसकी टुवर्ड्स द फ्रंट साइड है तो v क्रॉस b के हिसाब से पहले यहाँ एक ईएमएफ बनेगा. यहाँ कोई ईएमएफ नहीं बनेगा नेट. ठीक है. वैसे तो यहाँ भी बना हुआ है यहाँ भी बना हुआ है बट ये ओवरऑल कैंसिलेशन हो जाती है तो ई नेट इसका जीरो निकल के आता है. और यहाँ पर जो पीछे वाला साइड होगा वहां पे ईएमएफ बनेगा. ऑलराइट है. इस साइड में नहीं बनेगा पैरेलल साइड है. इस साइड में भी नहीं बनेगा यहाँ भी नहीं बनेगा वो तो फील्ड में है ही नहीं. जब ये लूप एग्जिट करती है तो ये फ्रंट वाले का भी नहीं बनेगा. ये साइड्स वेलोसिटी के पैरेलल है इसलिए नहीं बनता. ये वाला सेटअप तैयार हो गया जी. तो दिस इज वन केस. दिस इज अनदर केस. और जो बीच वाला केस है वो जीरो.
तो हमें क्या बोला गया? फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टाइम 2। ठीक है, तो देखने वाली बात यह है कि टाइम 2 पर क्या हम पहली स्टेज में होंगे, दूसरी में होंगे या तीसरी में होंगे। तो इस लूप की साइड है 5 सेंटीमीटर, आपकी जो रफ्तार है वो है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 2 सेकेंड्स आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आप 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर चल रहे हैं स्पीड की वजह से, तो 2 सेकेंड में आप 2 सेंटीमीटर चले होते। 2 सेंटीमीटर चले होते, इसका मतलब है ये टोटल 5 में से अभी 2 सेंटीमीटर अंदर होते और 3 सेंटीमीटर बाहर होते। दैट मीन्स हम पहली स्टेज में है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो बन जाएगा BLV, ये जो फ्रंट वाली EMF है। इट्स लाइक 0.6 इंटू ये लेंथ which is 5 centimeter into velocity which is 1 centimeter, तो आपको मिल जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट्स। अब टाइम 10 पे क्या होगा सोचिए। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से आप 10 सेंटीमीटर चल चुके हो। 10 सेंटीमीटर चल चुके हो मतलब कि जो फ्रंट किनारा है वो ओवरऑल 10 सेंटीमीटर चल के अंदर जा चुका है। टोटल लेंथ इसकी 5 है। दैट मीन्स जो इनर किनारा होगा वो भी 5 सेंटीमीटर अंदर जा चुका होगा। दैट मीन्स द कॉइल इज कंप्लीटली इनसाइड द फील्ड। तो इसका मतलब है कोई ईएमएफ नहीं बनेगा, तो आंसर आ जाएगा 0। फिर जब आप एग्जिट करेंगे तो जो बैक एंड है ये वाला, इसमें ईएमएफ बनता सेम हिसाब से, सेम फॉर्मूला लगता BLV, तो सेम आंसर फिर से आ जाता। और जब आप कंप्लीटली निकल चुके हैं टाइम 30 पर, 30 सेंटीमीटर जा चुके हो, तो बाहर जा चुके हो पूरा ना, तो फिर से आंसर आपका 0 जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन का फ्लेवर ये था कि टाइम के हिसाब से आपको ना सिचुएशन देखनी थी कौन सी बन रही है। कब आप अंदर आ रहे हैं, कब आ चुके हैं, कब निकल रहे हैं, और कब निकल चुके हैं, ये केसेस बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम निकालना है 0 to 30 सेकेंड्स के लिए। रेजिस्टेंस ऑफ द लूप अपने को गिवन है। ठीक है जी, प्रीवियस क्वेश्चन 9th आप रेफर कर सकते हैं कि ये वाली फिगर इसमें रहेगी। तो इसमें कुछ इंस्टेंसेस पर ईएमएफ पाया जाएगा जब जब ये लूप एंटर करती है और एग्जिट करती है। तो ईएमएफ तभी तभी मिलेगा व्हेन यू आर एंटरिंग एंड व्हाइल यू आर एग्जिटिंग। ठीक है, इन दोनों मौके पर ईएमएफ पाया जाता, वहां से करंट निकल के आता, ईएमएफ पाया, वहां से एक पावर डेवलप होती है I²R, और उस पावर से फिर आगे जाके हीट बन जाती है। देखिए ईएमएफ और करंट कांस्टेंट रहेगा एंटर और एग्जिट के दौरान दोनों वक्त, वो BLV रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हम प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। उस ईएमएफ से आप आई ढूंढेंगे, वो भी कांस्टेंट बन के आएगा बिकॉज ई कांस्टेंट है। दैट मीन्स पावर भी कांस्टेंट, तो हीट सिंपली हो जाएगा पावर इनटू टाइम। ऑलराइट है, दैट मीन्स हमारा हीट का आंसर आने वाला है पावर इनटू टाइम, एंड इट इज लाइक I²R इनटू टाइम। I²R को हम कह सकते हैं E²R इनटू टाइम। ऑलराइट, ईएमएफ की वैल्यू भी हमारे पास है, रेजिस्टेंस की भी है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई टाइम हमें क्या लेके चलना है, दैट इज क्रूशियल। तो टाइम सिर्फ वो लेना है जब आप इधर एंटर कर रहे थे और आप एग्जिट कर रहे थे। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर लूप है, तो 5 सेंटीमीटर को एंटर करने में कितना समय लगने वाला है। देखिए इसकी स्पीड है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इसका जो एंटरिंग था वो तब तक होगा जब तक ये कॉइल अंदर नहीं चली जाती, मतलब जब तक ये 5 सेंटीमीटर नहीं चल लेती। तो इसे ये 5 सेंटीमीटर चलने में 5 सेकेंड्स लगने वाले हैं। फिर ये अंदर रहेगी बहुत देर के लिए, तब ईएमएफ बनेगा नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म हो गया, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। फिर जब ये एग्जिट करेगा, एग्जिट भी क्या होगा कि इसको इसके कॉइल के 5 सेंटीमीटर को बाहर निकलना होगा सेम स्पीड से। 5 सेकेंड ही इसके एग्जिट में लगने वाले थे। दैट मीन्स ओवरऑल ये सिर्फ 10 सेकेंड्स हैं जब ईएमएफ बना, करंट बना, पावर बनी और हीट बनी। दैट मीन्स ये टाइम आप जो पुट करने वाले, दैट इज 10 सेकेंड्स। ऑलराइट,
तो ईएमएफ की वैल्यू हम 9th क्वेश्चन से कॉपी कर रहे हैं, आप वापस जाके देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। उसका वैल्यू था BLV। ऑलराइट, तो मैग्नेटिक फील्ड इज B, length of the coil is 5 centimeter and V is 1 centimeter per second। ठीक है जी, तो ये आपकी वैल्यू कितनी बन जाती है? 3 इंटू 10 का -4। तो ये हो जाएगा ई का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10 का -8 ओवर रेजिस्टेंस विच इज 4.5 मिली इंटू द टाइम विच इज 10। तो आपका आंसर बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ऐसा हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें एक रॉड है जो नीचे को मूव कर रही है v वेलोसिटी से। ओके, ये सारा एंगल 2 अल्फा दिया हुआ है और हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो कॉन्सेप्ट ऐसा जाएगा जो करंट की वैल्यू आएगी वो ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ईएमएफ जो है वो इस मूविंग पार्ट से निकाला जाएगा। देखिए इतना ही सेगमेंट मूव कर रहा है जो सर्किट में पार्टिसिपेट करेगा। जो आउटर एंड्स होंगे इनमें ईएमएफ तो बनेगा बट ये क्लोज्ड सर्किट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो हमें सिर्फ इंटरनल पोर्शन ही लेके चलना है। तो हम ऐसा करते हैं, हम इस लेंथ को L मान लेते हैं, तो इसके दो पोर्शंस हो जाएंगे L/2 L/2। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे एक्सटेंशन कर देते हैं जी, तो ये सिमेट्रिक एंगल अल्फा हो गया। तो I इज इक्वल टू ई एम एफ बाई आर लिखना था, ई एम एफ बन जाएगा BLV ओवर आर। ठीक है, ये सारी जो मूविंग रॉड है इसकी लेंथ कितनी हो गई? L हो गई, और V इसकी वेलोसिटी है प्रॉपरली परपेंडिकुलर। अभी नीचे रेजिस्टेंस लिखना बाकी है, तो रेजिस्टेंस सारे सर्किट का लेके चलना पड़ेगा। तो ये जितना भी एसोसिएटेड है क्लोज्ड लूप, इसका हम रेजिस्टेंस देखते हैं। तो वी हैव आर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इन द टोटल लेंथ ऑफ द सेटअप कितना बनेगा? एल रॉड का प्लस, अब देखिए अगर ये L/2 है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखिए परपेंडिकुलर L/2 हो चुका है, तो हाइपोटेन्यूज बनेगा L/2 साइन अल्फा। ऐसे ही ये बन जाएगा L/2 साइन अल्फा। तो टोटल लेंथ हो जाएगी L सामने वाली रॉड और 2 टाइम्स L/2 साइन अल्फा, दोनों साइड्स का मिला के। तो लेंथ हो गई L प्लस L साइन अल्फा। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया कि इतनी लेंथ है और हर लेंथ में R रेजिस्टेंस है, तो फिर इतनी लेंथ में इतना रेजिस्टेंस होना था। पुट कर दीजिए BLV बाई आर की वैल्यू L 1 प्लस 1 बाय साइन अल्फा आर। L की कटिंग हो जाएगी, ये बन जाएगा BV साइन अल्फा आर 1 प्लस साइन अल्फा। राइट, क्वेश्चन नंबर 12। A wire is bent in the form of a parabola. Magnet field into the page है। कंडक्टर जो है वो स्लाइड करना स्टार्ट करता है with a constant acceleration a। स्टार्ट करा है अभी, तो अभी इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। तो एज अ फंक्शन ऑफ y हमें इसकी ईएमएफ बतानी है। तो दोस्तों ये एक पैराबोला है, इसके ऊपर आप ये समझ के चलेंगे कि स्लाइडर जब मूव करेगा तो ये जो क्लोज लूप में ये जो पोर्शन बनेगा ये हमारी लेंथ हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इतनी लेंथ का एक स्लाइडर जो है वो शायद ऊपर को किसी वेलोसिटी v से मूव करता है, तो ईएमएफ हो जाएगा BLV। ऑलराइट, इसमें b कांस्टेंट है, v और l दोनों ही चेंजिंग बनेंगे। तो लेंथ चेंजिंग बनेगा बिकॉज जब आप किसी फ्यूचर लोकेशन पे जाएंगे तो आपका ये स्लाइडर का जो लेंथ होगा वो बदल जाएगा।
ठीक है, और वेलोसिटी बदल रही है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटेड है। तो हम इन दोनों चीजों की वैल्यू फाइंड करनी स्टार्ट करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जो पैराबोलिक स्ट्रक्चर है, आपको ये एक्स बोला गया है, ऊपर को वाई एक्सिस बोली गई, ये आपका 0,0 है, दिस इज योर वाई। ऑलराइट, दिस इज योर एक्स, दैट मीन्स योर लेंथ इज व्हाट, 2x। ठीक है, एक्स उस तरफ, एक्स इस तरफ सिमेट्रिकली। और साथ में y और x में हमारे पास रिलेशन भी है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ईएमएफ में जो हम L लिखना चाह रहे थे, उस L को लिखा जा सकता है 2x, और x की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि x इज अंडर रूट y बाय के, पैराबोलिक रिलेशन से। अब देखिए जी, वेलोसिटी क्या है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ऊपर को, तो जो आपकी वेलोसिटी बनेगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से लिख सकते हैं आप। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as लिख सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमारे लिए बेटर फॉर्मेट क्या है। तो हमसे टाइम का कोई रिलेशन तो पूछा नहीं गया, हमसे पूछा गया है कि जी ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ वाई बताइए। तो हम लिख देते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2a डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या आएगा, आप किसी फाइनल वाई पर पहुंच जाएंगे और आप किसी इनिशियल वाई से चले थे। और जो इनिशियल वाई आप बिल्कुल एपेक्स से चले हैं, मतलब आप जीरो से चले हैं। दैट मीन्स इट सिंपली कैन से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a वाई हो जाएगा। वाई डायरेक्शन में आप चलते हैं एक्सेलरेशन से, तो जो आपकी वेलोसिटी है वो ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन होल्ड करेगी। तो जो वहां पर v लिखना है हमें, हम ये v भी ढूंढ पाए, ये हो जाएगा अंडर रूट 2a वाई। तो ये हमारा l हो गया, ये हमारा v हो गया। कंप्लीट जो एक्सप्रेशन ईएमएफ का बन जाएगा, वो बन जाएगा b l v। इससे फर्दर देखते हैं तो ये बन जाएगा 2b अंडर रूट ऑफ 2a वाई, रूट रूट बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर एक के रह जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम दो अंदर ले जा सकते हैं, तो ये बी वाई, दो अंदर जाएगा तो चार, चार तो में 8 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 8a वाई की, ये दोस्तों आपका आंसर रहेगा, बी वाई अंडर रूट 8a वाई की। तो यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ था आंसर, ठीक है, वो आप ठीक कर लें, बी वाई अंडर रूट 8a वाई की। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। A vertical conducting ring of radius r falls vertically with speed v in a horizontal uniform magnetic field which is perpendicular to the plane of the ring। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और ये जो चीज है नीचे को फॉल कर रही है। देखिए, किन्हीं भी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप उसे सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें बोला जाता है ए और बी, तो देखिए दिस इज ए, दिस इज बी। ए और बी को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी एक पोर्शन ले सकते हैं, अपर या लोअर। फिर इसे रैंडम शेप का कंडक्टर मानते हुए इसे आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद जो रिमेनिंग ओरिजिनल पार्ट था उससे आप भूल जाइए। ठीक है, तो ए और बी के बीच में ये एक लेंथ बनी जो कि 2r बनी, और जो लेंथ है ये किसी भी वेलोसिटी से फॉल कर रही है, तो ईएमएफ का आंसर आ जाएगा बी एल वी। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में पाया जाएगा। ऑलराइट, तो ए और बी तो सेम पोटेंशियल पर नहीं है। क्या सी और डी सेम पोटेंशियल पर है? सी और डी को अप्रोच करने के लिए हमने चीज को ऐसे बनाया होता, यहाँ पर सी होता, यहाँ पर डी होता,
कोई भी एक पोर्शन उठाएंगे तो ये सी है, ये डी है, इसे सीधा एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद ओरिजिनल स्ट्रक्चर को आप इरेज कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि सी और डी इस लाइन पर ज्वाइंड है और उसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। तो अगर आपकी लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल हो चुके हैं तो हम ये जानते हैं कि इसमें कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता, तो ये दोनों बन जाएंगे सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स। आप जो करंट की बातें सी और डी ऑप्शन में, देखिए करंट तो चलेगा ही नहीं। करंट क्यों नहीं चल रहा? बिकॉज ओवरऑल द एंटायर लूप इज हैविंग अ कांस्टेंट फ्लक्स। जो दूर पड़े पॉइंट्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जरूर है, लेकिन इसमें अगर आपको ईएमएफ नेट पूछा जाता है तो वो जीरो आता है, बिकॉज ओवरऑल इसका फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें करंट तो नहीं चलने वाला है, तो सी और डी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे।